जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को तो आप लोग बहुत लाजवाब कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक मैथ का पोर्शन होता है उसमें के सबसे बेहतरीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर इस चीज़ को आप नहीं जानते हो ना, तो मैथ में आप लोग बहुत चीज़ों से क्या रह जाओगे, वंचित रह जाओगे मेरे भाई। तो पहले हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या शुरू करने वाले हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अपने में भी क्या है? एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या का पद्धति, यानी संख्या पद्धति। संख्या मतलब तो समझते हैं, और पद्धति मतलब भी आप समझते होंगे। पद्धति मतलब होता है एक सिस्टम, एक जो सिस्टम बनाया गया, जैसे कानून का सिस्टम बनाया गया था ना, उसी प्रकार संख्याओं का भी क्या बनाया गया होता है? सिस्टम। ठीक है मेरे भाई, उसी प्रकार संख्याओं का भी क्या बनाया गया होता है? सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। अब देखिए, संख्या पद्धति में हमने अपने इस क्लास में इतने टॉपिक को क्या किया है? कंबाइंड किया है। इतने टॉपिक को क्या किया है? कंबाइंड किया है। ये जो हम लोग का क्लास होगा, ये 2 भाग में होगा, क्योंकि 14 टॉपिक है। तो 14 को हम एक बार में नहीं कराएंगे, इसको 2 पार्ट में कराएंगे। 7 एक पार्ट में और 7 एक पार्ट में। ठीक है मेरे भाई? तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि संख्या पद्धति जब हम शुरू करने वाले हैं तो हम पहले 0 से शुरू करेंगे, कि 1% का भी आप लोग का कोई डाउट या कोई शिकायत या कोई परेशानी ना रह जाए। शुरू करो तो एकदम बेसिक से शुरू करो, कि वो भी बच्चा पढ़ ले जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता है, और वो भी बच्चा पढ़ ले जो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। यानी सभी लोग के लिए ये ज़रूरी टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, अभी कि बहुत लोग अभी नहीं जानते होंगे कि अंक क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, या भाज्य संख्या क्या होता है। इधर देख लिया जाए तो सभाज्य संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। 2 पार्ट में क्लास होगा। पहले वाले में हम इधर से 7 बात, मतलब इधर 7 है ना, 14 दोनों मिला के है ना, तो 7 एक क्लास में और 7 एक क्लास में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर से 7 जो हैं, जैसे हम पहले पढ़ लेंगे अंक, उसके बाद संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक और सम संख्याएं और विषम संख्याएं। यानी कुल मिला जुला कर हम इधर से 7 को एक बार में कवर करेंगे, और फिर अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे? 7 को कवर करेंगे मेरे भाई। मैं इतना कहता हूँ कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यानपूर्वक क्या करिएगा? पढ़िएगा। अगर संख्या पद्धति में अगर सवाल लगाने हैं तो इन पर से बहुत नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे, इस पर से बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके साथ एक टॉपिक अगर ख़त्म होगा ना, तो इस पर मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा, जो एसएससी में, एमटीएस में, और जैसे बोलते हैं सीपीयू में, और बोल सकते हैं एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में, ऐसे क्वेश्चन की लाइन लगी रहती है इन टॉपिकों से। ठीक है, क्योंकि हर मतलब कहने का मतलब कि सबसे फर्स्ट चैप्टर माना जाता है संख्या पद्धति। मैथ के सिस्टम का ही सबसे पहला चैप्टर माना जाता है मेरे भाई। तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब चीज़ देखेंगे। तो हम लोग इधर से पहले संख्या अंक क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, वो भी विथ डिफिनेशन के साथ। जो प्रॉपर नोट्स बनना चाहता है, यानी जानकारी के लिए नोट्स बनना चाहता है, वो नोट्स भी क्या करता है? बना सकता है। तो नोट्स के साथ मैं बताऊंगा, यानी डिफिनेशन के साथ। ठीक है, और समझाऊंगा भी। इधर से 7 कवर करते हैं, फिर अगले वाले वीडियो में 7 उधर से कवर करेंगे। दोनों वीडियो आप लोग को कंबाइन करके हम देंगे। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। ठीक है, तो अब समझो कि पहला क्या, अंक क्या होता है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा? अंक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर। तो एक बात समझ लीजिए, अंक क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अंक क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए
0 से 9 तक जो संख्याएं होती हैं, 0 से 9 तक जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, यानी उसे हम बोलते हैं डिजिट। और एग्जाम्पल सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर 9 तक ये जो अंक हैं वही क्या आपके कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। यानी 0 से 9 तक जो ये संख्याएं हैं पूरी, ये आपको क्या कहलाती हैं, अंक कहलाती हैं। और याद रखिएगा, अंकों की संख्या 10 होती है, 10 से अधिक अंक होते ही नहीं है, क्योंकि 0 को भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और अंकों की संख्या कितनी होती हैं, 10 होती हैं, ठीक है मेरे भाई। बस इससे ज़्यादा कुछ मत याद करिएगा, ठीक है। अंक समझ लिए क्या होता है, डिजिट समझ लिए क्या होता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है संख्या, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नंबर। देखो, अंकों के संग्रह को संख्या कहते हैं। अभी हमने ऊपर अंक पढ़ा, अब अंकों के हम लोग क्या पढ़ेंगे, संग्रह को पढ़ेंगे। संग्रह मतलब अंक को संग्रह कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे देखो वही लिखा है कि अंकों के संग्रह को संख्या कहते हैं। या एक और डिफिनेशन होता है, कोई भी अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जिसका, हाँ ठीक है, कोई भी संख्या स्थान पर हो जिसका निर्माण होता है, यानी स्थान पर रहेगा किसके, कोई भी अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रहेगा, तो फिर जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, आपका संख्या कहलाता है। देखिए इसमें आपका, इसमें इकाई कौन है, आपका एक क्या है, इकाई दहाई, ठीक है। तो ये इकाई और दहाई के स्थान पे हैं। यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ऐसे भी कह सकते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर अगर किसी अंक को हम रख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा या हजार के स्थान पर हम किसी अंक को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। यानी ये 25 और 2 एक प्रकार क्या होगा, संख्या होगा, लेकिन ये एक संख्या होगा। ये भी 350 क्या है, ये भी आपका एक क्या है, संख्या है। ये भी आपका क्या है, संख्या है। ये भी आपका क्या है, एक संख्या। इसी तरह और आगे आप बढ़ सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। कुल मिला जुलाकर अंकों के संग्रह को, अंकों के समूह को हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अंकों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जहाँ पे एक अंक रहेगा तो उसे हम अंक, और एक अंक रहेगा उसे हम संख्या नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। लेकिन अंक मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, फिर एक से अधिक संख्या क्या कर देंगे, एक से अधिक अंकों का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, संख्या में बदल जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत, आपको बेहतरीन तरीके से अंक और संख्या समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, देख लेना अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। देखो ये आपका क्या है, अगला टॉपिक है। यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। अब एक क्या होता है समझ लीजिए, सिंपल सा भाषा है, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या या गणन संख्या भी कहते हैं। सिंपल, यानी हम मान लो कुछ संख्या गिन रहे हैं कि यहाँ पर एक क्या है, बोर्ड है, यहाँ पे क्या है, माइक है, यहाँ पे क्या है, शर्ट है या टी शर्ट है,
कुछ भी बोल सकते हैं। यानी गिन यानी कि एक है, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। वो संख्याएं एक हो सकती हैं, दो हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए पूर्ण संख्या जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, ये क्या होता है। तो देखें यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए। यानी प्राकृतिक संख्या ये था, प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर दे रहे हैं तो पूरा प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे हम किसको शामिल कर दिए, शून्य को शामिल कर दिए। अब हम शून्य को शामिल कर दिए तो किसका डिफिनेशन बन गया, पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या क्या लिखा, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ आ गया, तो प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर दिया जाएगा, बस जीरो को शामिल कर दिया जाएगा ना, किसको, जीरो को शामिल कर दिया जाएगा। तो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, या उसे हम बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे तरफ बढ़े मेरे भाई, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखो मेरे भाई, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और सम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, जिसे पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर और सम संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे देखो पूर्णांक जो होता है ना, लिखा है ना, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर, अभी हमने पूर्ण संख्या पहले बताया कि प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक हो जाती हैं, उसी में क्या हम शामिल कर देते हैं, जीरो को। तो जीरो को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखा है ना, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर, यानी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा जीरो से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। और उसमें हम क्या शामिल कर देंगे, माइनस वाले चिन्ह को हम क्या कर देंगे, उसमें शामिल कर देंगे। जैसे कि ये आपका क्या होता है, माइनस वाला संख्या क्या कर देंगे आपका, उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो पूर्ण संख्या होता है तो जीरो से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। लिखा ना, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या में हम लोग इधर से पढ़े थे ना, 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट आगे तक गया था। अब उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस वाला संख्या भी शामिल कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी कहाँ तक, अनंत तक। अब ये जो संख्या बन गया इसको हम पूरा क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। तो कहने का मतलब जीरो से लेके प्लस में अनंत तक, जीरो से लेके माइनस में अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। कहने का मतलब कि इंटीजर कहलाती हैं मेरे भाई। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है, नहीं है। पूर्ण संख्या हमने पढ़ा है कि जीरो से लेकर अनंत तक होती हैं, तो उसी में पूर्ण संख्या में ही हम लोग क्या कर देंगे, माइनस वाला पार्ट शामिल कर देंगे। यानी -1 -2 -3 -4, यानी ऐसे अनंत तक जाएंगे। यानी दोनों को एक रेखा लाइन पे हम दर्शा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। नीचे आ गया इवन संख्याएं यानी सम संख्या। सिंपल है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या कर दे, पूर्णतः मतलब होता है पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे, यानी विभाजित हो जाता है, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, शेषफल क्या बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए, शेषफल क्या बचना चाहिए, शून्य बचना चाहिए। तो वैसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे 2 को अगर डिवाइड दोगे तो 2 पूरी तरह से कट जाएगा, 4 भी पूरी तरह से कट जाएगा, 6 भी पूरी तरह से कट जाएगा, 8 भी, 10 भी, 12 भी, 14 भी, 16 भी, उसी प्रकार 18, 20, 22, 24, 26, ये संख्या क्या है, सारी संख्या क्या है, सम संख्याएं। ये दो से पूरी तरह से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, शेषफल कोई नहीं बचता। ठीक है मेरे भाई, समझिए, आगे का टॉपिक समझ लें। ठीक है मेरे भाई, देख लो अब विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या वे संख्याएं होता है, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। यानी विषम संख्या वे संख्याएं होता है
जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, यानी 2 से क्या होता है, पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, क्या 1 2 से विभाजित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 होगा, नहीं हो पाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। क्या आपका 5 होगा, नहीं होगा, इसमें शेषफल कितना बच जाएगा आपका, शेषफल इसमें भी आपका 1 बच जाएगा। 2 से विभाजित नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता है मेरे भाई, नहीं हो सकता है। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाता है वो आपका कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। एक बार समझ लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाती, पूर्णतः मतलब होता है पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाती, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। लेकिन सम संख्या जो होता है वो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, आज हम लोगों ने 7 टॉपिक कंप्लीट किए। नेक्स्ट वाले क्लास में हम 7 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम दोनों क्लास को एक में कंबाइन करके देंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जो जो हम लिखवाए थे उस सभी आप लोग को एक ही क्लास में हम दे देंगे। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम बहुत आगे तक है, फिर हम संख्या का भी नियम बताएंगे, संख्या का रूल भी बताएंगे, सब बताएंगे। बस आप लोग बने रहिए और अच्छे से आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए मेरे भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, अगला टॉपिक है। ये आपका है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और यहाँ पे हम लिखवाए हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 टॉपिक पढ़ लिया, अब इसके बाद ये समझ लीजिए क्या है अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, और यहाँ पे है भाज्य संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम, नहीं, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है ना मेरे भाई। देखो यहाँ पे जो आपका अभाज्य संख्या होता है ना, लिखा है ना कि वे संख्याएं जो स्वयं यानी खुद से और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। कहने का मतलब जो आपका अभाज्य संख्या होता है वो एक के अलावा और खुद के अलावा, मान के चलो यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, तो 2 एक खुद के अलावा यानी 2 से और 1 से और इसके सिवा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, वे कौन सी संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखो यहाँ पे जो 3 है, 3 भी किससे किससे विभाजित होगा, एक खुद 3 से और एक 1 से, और कोई संख्या से 3 क्या नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। उसी प्रकार 5 केवल 1 से और अपने आप से, 7 भी 1 से और अपने आप से। यहाँ पे 11 है, वो भी 1 से विभाजित होगा और खुद 11 से होगा। यहाँ पे 13 है तो 13 भी खुद से विभाजित होगा और 1 से, और यहाँ पे 17 है तो 17 भी खुद से विभाजित होगा और 1 से होगा मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह हम नंबर क्या लिखते चलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 19 लिख लेंगे। 19 जो होता है केवल 1 से विभाजित होगा और खुद 19 से होगा। उसी प्रकार और क्या लिख लेंगे, 21 नहीं लिखेंगे मेरे भाई। देखो 20 तो मानते हैं कि सम संख्या, उसको नहीं लिखो, लेकिन 21 भी मत लिखना, क्योंकि 21 आपका 3 से 7 से विभाजित हो जाएगा, खुद 21 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, तो हम उसको ये नहीं लिखना है। क्या लिख सकते हो, 23 लिख सकते हो। जो 23 है यानी 23 है वो 1 से विभाजित होगा और किससे होगा, केवल 23 से होगा। ठीक है मेरे भाई, यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी अन्य से विभक्त नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। सेम उसी प्रकार अब नीचे आ जाइए, एक नोट जान लीजिए, जो आपका एक जो होता है, जो एक नंबर होता है, वो आपका न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। अगर कोई पूछ देगा ऐसा कोई नंबर बताओ, एसएससी के कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर जो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, तो आप क्या बता सकते हैं, एक बता सकते हैं। जो एक आता है ना भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ देख लो भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। देख लो क्या होता है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटेगी और स्वयं से कटेगी, उसके अलावा और किसी से भी क्या होंगी, कटेंगी। देखो यहाँ पे
वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, विभाजित कर देता है या विभाजित हो जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 किससे किससे विभाजित होगा, देखो एक तो 1 से होगा, एक किससे होगा, 2 से होगा, एक किससे होगा, 4 से होगा, और एक किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, होगा ना। ठीक है मेरे भाई, 3 को 6 को क्या बता सकते हो, 6 खुद है, 3 है, 2 है, और क्या है, 1 भी है। यानी देख लो इसके भी कई होंगे, इस ये भी 8 भी आपका कट जाएगा, 10 भी उसी तरह, 12 भी, देखो 15 भी आपका कट जाएगा। देखो 15 किससे, 1 से कटेगा, खुद 15 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, यानी इतने सारे संख्या से क्या हो जा रहा है, 15 कट जा रहा है। लेकिन इसमें देखो मेरे भाई, जो 2 है केवल 1 से और 2 से, 3 केवल 1 से और 3 से, 5 केवल 1 से और 5 से, 7 केवल 1 से और 7 से, यानी इसमें केवल एक और वो संख्या स्वयं और किसी विभाजित नहीं हो, किस वाले में, आपके अभाज्य में। लेकिन भाज्य में देख रहे हो कई संख्याएं बन जा रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बन जा रहा है, यहाँ पे 3 4 बन जा रहा है, यानी एक इसमें आ जाएंगे, आपके भाज्य संख्या में आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, सिंपल तरीका है। जो अभाज्य संख्या होता है वो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होता है, बाकी किसी से भी विभाजित नहीं होता। और जो आपका भाज्य संख्या है वो आपका एक और स्वयं को छोड़ के और भी किसी संख्या से क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो एक होता है वो ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रख लेना मेरे भाई, जो आपका ये भाज्य संख्या होता है ना, इस भाज्य संख्या में एक कॉमन चीज है, जो भी नंबर होगा उस नंबर का फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 तो होंगे ही। कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या उठाया, 15 यानी 16 उठा लिया, यानी इसका हम फैक्टर करें तो एक एक मान लो, एक आप क्या मान सकते हो, एक आप 2 मान सकते हो, एक आप 4 मान सकते हो, एक आप क्या मान सकते हो, खुद 16 भी मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो। यानी कम से कम 3 तो फैक्टर होना, ये 3 से कम नहीं हो सकता, उससे बेसी हो सकता है लेकिन 3 से कम फैक्टर हो ही नहीं सकते। याद रखना, भाज्य संख्या में एक खासियत है कि इसके जो फैक्टर होंगे ना 3 से कम हो ही नहीं सकते। ठीक है मेरे भाई, 3 से कम अगर हो गए तो आपकी भाज्य संख्या कहाँ कहलाएगी, आपको अभाज्य संख्या नहीं कहला जाएगी। बात सही है ना, बिल्कुल सही है। तो कम से कम 3 फैक्टर तो उसके होंगे ही, किसके, आपके भाज्य संख्या के। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, अगला टॉपिक है। ये आपका अगला टॉपिक क्या है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब इसको समझ लो अच्छे से, बहुत प्यार से समझ लो, बहुत अच्छे से एकदम समझ लो। 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, क्या महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, या उसको एक और नाम से बोलते हैं सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, या चाहे तो बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या नंबर है, 4 और 9 है ना। देखो यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 4 9 है, अगर 9 का फैक्टर, 4 का फैक्टर करें तो क्या बनेगा, 4 को किस कौन कौन संख्या काट सकती है, एक काट सकता है, एक आपका 2 काट सकता है, एक आपका 4 काट सकता है। उसी प्रकार 9 का क्या क्या फैक्टर बनेगा, एक तो 1 काट सकता है, एक तो 3 काट सकता है, एक आपका क्या काट सकता है, खुद 9 काट सकता है। तो देखो इसमें भी कॉमन एक, इसमें भी कॉमन एक, यानी एक किसमें आ गया, जिसमें कॉमन एक एक मिल जाए। देखो यहाँ पे कॉमन एक मिल गया, यहाँ पर भी एक कॉमन एक मिल गया, तो आपको क्या कहा जाएगा, स अभाज्य संख्या कहला जाएगा। उसमें
कॉमन एक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कॉमन केवल एक ही मिलना चाहिए, एक नंबर मिलना चाहिए कॉमन। जैसे यहाँ पर देखो हम लिखे हैं 6 8, हाँ मान लो पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे 6 लिखे हैं, यहाँ पे 8 लिखे हैं। अब देखो इसका फैक्टर एक होता है, एक भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, और 3 भी हो जाएगा, और 4 भी हो, 4 कह रहे हैं 6 भी हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर करें तो इसका 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। हो गया ना। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 कॉमन, यहाँ पर भी 1 और 2 कॉमन, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या में नहीं आएगा। सहअभाज्य संख्या में केवल आपका एक कॉमन आना चाहिए। जैसे इसमें केवल यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एक एक अगर कॉमन आ गया तो आप जान जाइएगा कि वो कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस वाले में एक, इसमें एक भी था, इसमें दो भी था, इसमें भी एक था दो था, यानी दोनों एक और दो, एक और दो दोनों मिल गए, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है, और ये आपका क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब नीचे देख लो। अब आपका एक है टॉपिक वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अभी इसके बाद हम बता देते हैं आप लोग को। अभी ऐसे समझिए, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर प्राप्त संख्या, यानी इन दोनों को मिलाकर लिखने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के लिखने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। एक और डिफिनेशन देखें तो वे संख्याएं जो रेखा पर दर्शाया जा सके, रेखा लाइन देखे हो ना, इस प्रकार से एक रेखा लाइन रहता है ऐसे, बीच में जीरो, इधर प्लस वाला, इधर माइनस वाला, इधर माइनस वाला, इधर प्लस वाला, तो वे संख्याएं जो रेखा लाइन पे दर्शाया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जो नंबर को आप इस रेखा लाइन पे दर्शा दोगे उसको हम क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्याएं बोल देंगे। अब इस नंबर को आप रेखा लाइन पे नहीं दर्शा सकते, रूट में -3, अब ये नंबर आप नहीं दर्शा सकते हो, तो ये आपका किस में नहीं आ जाए, नहीं आएगा, वास्तविक संख्या में आपका नंबर नहीं आएगा। तो जो नंबर इस रेखा लाइन पे हम दर्शा देंगे वो सभी नंबर कौन सी संख्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इट्स मीन कहने का मतलब कि रियल नंबर्स कहलाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला टॉपिक हम लोग, और 3 टॉपिक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, प्यार से समझ लेते हैं। उदाहरण में देख लो मेरे भाई, देखो वास्तविक संख्या में आपका क्या आ जाएगा, रूट में 3 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा, ये आपका 4/11 आ जाएगा। इन सभी को आप क्या कर सकते हो, रेखा लाइन पे दर्शा सकते हो। यहाँ पे देख लो, हाफ का -3 भी दर्शा सकते हो रेखा लाइन पे, -7 भी दर्शा सकते हो, 5 भी दर्शा सकते हो, 5/11 भी दर्शा सकते हो, रूट में 5 भी दर्शा सकते हो, रूट में 3 भी दर्शा सकते हो। लेकिन वही हो जाता है, रूट में -3 इसे अब रेखा लाइन पे नहीं दर्शा सकते, तो ये आपका वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, सारे नंबर तो प्लस माइनस में पहले नंबर हो जाएंगे, फिर √3 और रूट में सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रूट के अंदर माइनस वाला आपका क्या, वास्तविक संख्या नहीं काउंट होता है, वास्तविक संख्या वो होता ही नहीं है। हम बताएंगे कि वो क्या होते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, लास्ट वाला टॉपिक है, एक बार इसको भी समझ लीजिए। काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वे संख्याएं जो रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे आप रूट में -3 को रेखा लाइन पर नहीं दर्शा सकते, रूट में -5 को आप रेखा लाइन पर क्या नहीं कर सकते हो, दर्शा नहीं सकते हो। रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो किस में सारे नंबर आएंगे, काल्पनिक संख्या में नंबर आएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सिंपल फंडा है, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर वे संख्याएं जो रेखा लाइन पर नहीं दर्शाया जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में रूट में -4, रूट में -3, रूट में -7, रूट में -8, रूट में जैसे आप लिखे हैं, -√3, रूट में -5, रूट में -7।
और परिमेय संख्या सिंपल है, आप लोग उस पढ़ चुके हैं कि वे संख्याएं जो p अपन q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ये आपका क्या कहला जाएगा, p कहला जाएगा, ये आपका क्या कहला जाएगा, q कहला जाएगा। p अपन q के रूप में, ये भी p अपन q के रूप में, चाहे तो यहाँ पर p है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक, ये भी p अपन q के रूप में, ये भी p अपन q के रूप में, नीचे कुछ नहीं है तो एक है, ये भी p अपन q के रूप में, कुछ नहीं तो एक, ये भी क्या है, p अपन q के रूप में है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p अपन q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। बस कंडीशन ये रहना चाहिए कि नीचे जो आपका q है वो नॉट इक्वल टू जीरो, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारा होगा चल जाएगा, बाकी सारा होगा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। बस नीचे वाली जो संख्या है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन, जो p और q होता है, p और q क्या होता है, पूरा पूर्णांक, ठीक है। p और q क्या होने चाहिए, पूरे पूर्णांक होने चाहिए। बस आपका एक कंडीशन जो आपका क्या बोलते हैं q है वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और नीचे आपका अपरिमेय संख्या, वे संख्या जिसे हम p अपन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 3, इसको आप p अपन q के रूप में नहीं लिख सकते हो, इसको एक मानोगे तब भी ये आपका संख्याएं परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, एक मान लेते परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। रूट में 2 बटे में रूट में 2 परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इस संख्या का अंत ही नहीं है, डॉट 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 करके आगे बढ़ा तो ये भी संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो क्या संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो वे संख्या जो p अपन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हमने 14 टॉपिक लिए थे, 14 टॉपिक को आपको बाकायदे से बता दिए, बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये टॉपिक पूरे के पूरे समझ आए होंगे, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।